नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल के ऊपर। हर रोज़ हम यहाँ पर एक नया पॉडकास्ट डालने वाले हैं और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसे खुफिया कॉलेज के बारे में, जिसके बारे में आपको सुनने में ज़रूर मज़ा आएगा। आज की जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है एक कॉलेज के बारे में, एक साइंस कॉलेज और एक साइंस स्कूल के बारे में। एक ऐसी स्कूल है और एक ऐसी कॉलेज है जो साथ में है और एक शहर से थोड़ी दूर है। शहर से थोड़ी दूर है, जंगल के बीच में एक स्कूल और कॉलेज है और वहाँ पे हॉस्टल भी है। तो वहाँ की ये जो है पूरी कहानी होने वाली है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। ये कहानी पूरी तरीके से फ़िक्शन है, रियलिटी में से कुछ नहीं हुआ है। ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है और इसका हम पॉडकास्ट बना के अपलोड कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के के साथ, जिसने अभी-अभी अपनी 10वीं पूरी की है। उसका नाम रमेश रख देते हैं हम, ठीक है? तो रमेश ने अभी-अभी अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी करी है। 10वीं की पढ़ाई पूरी की और अब उसे साइंस लेना है और साइंस की पढ़ाई करनी है। तो वो इस स्कूल एंड कॉलेज जो है उसमें एडमिशन लेता है और यहाँ पे वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब्जेक्ट्स को चुनता है कि वो उसे ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। तो वो यहाँ पे 11वीं में पढ़ने के लिए आता है। तो धीरे-धीरे वो इन सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ना शुरू करता है और वो क्योंकि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, ब्रिलिएंट स्टूडेंट होता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र, फिज़िक्स का मतलब होता है भौतिक शास्त्र और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। अब रसायन मतलब क्या, कि जो हमारे जो केमिकल्स होते हैं हमारे आस-पास, उनसे रिलेटेड की जो पढ़ाई होती है उसको केमिस्ट्री बोला जाता है। फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि भौतिक शास्त्र मतलब कि न्यूटन के लॉज़ वग़ैरह हो गए और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेस वग़ैरह, ये सारी चीज़ें और इंजीनियरिंग है। फिज़िक्स और मैथ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसको भौतिक शास्त्र बोला जाता है। जीव विज्ञान यानी कि जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हो गए, माइक्रोबायोलॉजी हो गई या फिर डॉक्टरी हो गई, ये बहुत सारे ये जो सारी चीज़ें हैं वो जीव विज्ञान के अंदर आती हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को 11वीं में वो लेता है पढ़ाई करने के लिए और वो फिर पढ़ाई करता है। गणित को वो छोड़ देता है, गणित इंजीनियरिंग वाले लोग करते हैं। तो वो इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाई अपनी शुरू कर देता है और वो क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट होता है, तो शुरुआत से ही वो पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है। और जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता है तो भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में तो वो अच्छा होता ही होता है, लेकिन रसायन शास्त्र में वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और क्योंकि उसे रसायन शास्त्र में इंटरेस्ट जो है, जो उसका मज़ा है, उसको रसायन शास्त्र में ज़्यादा आता है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री सीखने पे ध्यान देता है और केमिस्ट्री के बारे में ही सोचता है। तो इससे क्या होता है कि उसको रसायन शास्त्र पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से वो रसायन शास्त्र पढ़ता चला जाता है और सीखना शुरू कर देता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे कर के जितने भी जो यूनिट टेस्ट होते थे या परीक्षाएँ होती थी, उन सभी परीक्षाओं में रसायन शास्त्र में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आते थे। 30 मार्क्स के एग्ज़ाम है तो पूरे के पूरे 30 में से 30 आ गए। तो इस तरीके से वो रसायन शास्त्र का मास्टर बनता चला गया। तो जैसे-जैसे उसको रसायन शास्त्र इतना अच्छे से समझ में आने लगा, तो उसने क्या किया कि फिर जब एग्ज़ाम्स हुईं, तो एग्ज़ाम्स का तो वो पढ़ता ही था, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम्स अब उसके लिए बहुत आसान हो चुकी थी, क्योंकि जो परीक्षाएँ थी वो तो एक स्तर पे ही होती हैं, तो वो उस स्तर से भी ज़्यादा सीख चुका था और ज़्यादा बेहतर बन चुका था। तो बाकी का टाइम वो जो है फ्री बैठा रहता था। हॉस्टल में फ़ोन्स वग़ैरह होते नहीं थे, तो पूरा दिन वो पढ़ाई ही करता था और उसको रसायन शास्त्र में इंटरेस्ट इतना था कि वो और जानना चाहता था। तो उसने लाइब्रेरी से कॉलेज की रसायन शास्त्र की किताबें उठाई और वो कॉलेज की जो रसायन शास्त्र हैं वो 11वीं में ही उसने पढ़ना शुरू कर दिए, समझना शुरू कर दिए। अलग-अलग तरीके के जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन्स थे वो भी सारे उसने जो है सॉल्व करना शुरू कर दिए। इस वजह से वो रसायन शास्त्र को बहुत अच्छे से समझता चला गया। तो एक बार क्या हुआ कि जो रसायन शास्त्र के शिक्षक थे जो पढ़ा रहे थे, टीचर थे जो पढ़ा रहे थे उस स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, तो जब उनसे एक गलती हो गई, वो कुछ समझा रहे थे रसायन शास्त्र के बारे में और उनसे किसी एक चीज़ को लेकर गलती हो गई और रमेश ने जो है इस चीज़ को पकड़ लिया कि ये जो रसायन शास्त्र पढ़ाया जा रहा है या जो भी आपने इस बात कही है, ये बात गलत है। तो इसके बीच में उन दोनों के बीच में थोड़ा-सा मनमुटाव हो जाता है, थोड़ी उलझन हो जाती है और क्या होता है कि रमेश कहता है कि नहीं वो सही है और शिक्षक बोलते हैं कि नहीं वो सही है। तो वो दोनों ही मिलके जो है जाते हैं प्रोफ़ेसर के पास, जो केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर होते हैं और इस स्कूल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के वो प्रिंसिपल भी हैं और वो एक बड़े प्रोफ़ेसर हैं और वो पहले एक केमिकल साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो उनकी लैब में वहाँ पे जाते हैं उनके ऑफ़िस में और जाके
उनके सामने ये सारी पूरी बात रखी जाती है। तो जब वो ये पूरी बात उनके सामने रखते हैं तो क्या होता है कि बाद में ये पता चलता है उस प्रोफ़ेसर के थ्रू कि जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं वो गलत हैं और रमेश जो है वो सच बोल रहा है। यानी कि जो रसायन शास्त्र में अब रमेश जो है वो शिक्षकों से भी ज़्यादा समझदार बन चुका था। माफ़ कीजिएगा थोड़ा कट हो गया, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो जो रसायन शास्त्र में जो है अब रमेश जो है वो शिक्षकों से भी ज़्यादा जो है समझदार बन चुका था और उसके इसी रसायन शास्त्र के ज्ञान और क्यूरियोसिटी को लेकर जो है प्रोफ़ेसर होते हैं, उनका नाम है प्रोफ़ेसर एक्स। अभी हम नाम एक्स रख रहे हैं, उनका नाम कुछ और है लेकिन मैं फ़िलहाल अभी ज़ेवियर पकड़ लीजिए आप कि उनका नाम है प्रोफ़ेसर ज़ेवियर। तो ये जो प्रोफ़ेसर ज़ेवियर होते हैं, प्रोफ़ेसर एक्स बुलाऊँगा मैं उनको, तो ये जो प्रोफ़ेसर एक्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि रसायन शास्त्र में रमेश की इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं रमेश को एक ऑफ़र भी देते हैं कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम वहाँ पर उतनी ही पढ़ाई करो जितना कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाला है। बाकी का जो रसायन शास्त्र में तुम्हें ज्ञान लेना है या कुछ भी नया सीखना है, वो तुम मेरे पास आना स्कूल के टाइम के बाद। मैं जो है अपनी लैब में काम करता हूँ, तुम भी मेरी लैब में मेरे साथ काम करना, वहाँ पर तुमको बहुत सारी नई-नई चीज़ें जानने को मिलेगी रसायन शास्त्र को लेकर। तो फिर रमेश ऐसा ही करना शुरू कर देता है। वो स्कूल में सिर्फ़ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के जितना ही पढ़ता है और उसके उतने ही सवाल पूछता है जितना वहाँ पे ज़रूरी है ताकि टीचर्स और उसके बीच में अनबन ना हो और वो बाकी के जो चीज़ें सीखने के लिए है प्रोफ़ेसर एक्स की लैबोरेटरी में जाता है, जो स्कूल के बाद होता है। तो ये सीखते-सीखते जो है फिर समय होता है और एग्ज़ाम्स ख़त्म होती हैं और वेकेशंस होते हैं। तो जब वेकेशंस होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स अपने-अपने घर चले जाते हैं हॉस्टल से और उस यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में सिर्फ़ कुछ ही लोग होते हैं। उस टाइम पे रमेश को जो है प्रोफ़ेसर एक्स एक सुझाव देते हैं, एक तरीके से बोला जाए तो एक डील रखते हैं कि देखो रमेश, अब तुम अभी अपने घर जा सकते हो अगर तुम्हें जाना है तो, लेकिन अगर यहाँ पर तुम रुकते हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा क्योंकि वैसे नॉर्मली तुम सिर्फ़ 3-4 घंटे ही आ पाते हो मेरी लैबोरेटरी में। अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो 1 महीना पूरा जो है तुम्हें मेरे लैबोरेटरी में 24 घंटे मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रमेश भी इस बात को मान लेता है और रमेश के घर पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ के लिए क्योंकि रमेश क्या है, रमेश के जो पापा हैं वो एक मिलिट्री में आर्मी सोल्जर हैं और उनको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती तो वो भी इस चीज़ के लिए एग्री कर जाते हैं। रमेश के घर पे सिर्फ़ उसकी दादी माँ हैं, उसके मॉम की जो है डेथ हो चुकी थी उसके बचपन में ही। तो इस वज़ह से रमेश के घर पे भी कोई ज़्यादा होता नहीं है, तो वो सोचता है कि वो गाँव जाएगा और टाइम पास करेगा, इससे अच्छा वो यहाँ पर ही रसायन शास्त्रों को और ज़्यादा गहराई से जाने। तो फिर वो यहीं पर रुक जाता है। तो फिर वो क्या करता है कि रसायन शास्त्रों को वो दोनों सीखते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अलग-अलग तरीके की चीज़ें सीखते हैं। अब इसके पीछे जो प्रोफ़ेसर एक्स ने जो है रमेश को रोका था, उसके बारे में बात करता हूँ कि वो जो कहानी का ट्विस्ट है वो क्या है। कि प्रोफ़ेसर एक्स ने जो रमेश को यहाँ पर रोक रोक लिया था, वो इसलिए नहीं रोका था कि वो रमेश को और ज़्यादा रसायन शास्त्र सिखाना चाहते थे या बताना चाहते थे। एक्चुअली प्रोफ़ेसर एक्स के थोड़े से पास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। प्रोफ़ेसर एक्स एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने कोई रिटायरमेंट नहीं ली अपने साइंटिस्ट वाले करियर से, क्योंकि वो अपने अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, अलग-अलग तत्वों को लेके, अलग-अलग चीज़ों को लेके। इससे बहुत सारे लोगों को वो नुकसान भी पहुँचा रहे थे और ऐसा भी बहुत कुछ है। तो उनको जो है वो जो कंपनी थी जिसके लिए वो काम करते थे, वहाँ से निकाल दिया गया था और इस वज़ह से फिर वो यहाँ पर आके इस कॉलेज के प्रोफ़ेसर बन गए थे और यहाँ पे प्रोफ़ेसर एक्स को लोग ज़्यादा जानते नहीं थे क्योंकि वो दूसरी जगह से आए थे, दूसरे शहरों से आए थे। इस वजह से प्रोफ़ेसर एक्स यहाँ पर काम करते थे और इन रसायन शास्त्र का विभाग जो है वो सँभालते थे और चुपके से अपनी लैबोरेटरी के अंदर अलग-अलग तरीके के वो जो एक्सपेरिमेंट उनको करना पसंद था वो करते थे क्योंकि उनको अलग-अलग तरीके की चीज़ें बनानी थी। स्पेशली वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे इंसानी शरीर के ऊपर कि वो एक ऐसा केमिकल बनाना चाहते थे, केमिकल कंपोज़िशन और जो अलग-अलग तत्व होते हैं उनको मिलाकर अलग-अलग रसायनों को मिलाकर एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे, जिससे जो है हमारा ह्यूमन का जो दिमाग है, उसे इस्तेमाल किया जा सके ह्यूमन के मरने के बाद भी, कि अगर इंसान मर भी जाए तो भी उसका जो दिमाग है, वो काम करता रह सके और उसको शरीर से बाहर निकाल के हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, किसी के भी दूसरे के शरीर में या किसी रोबोट में फ़िट करने के लिए। तो ये उनका मेन गोल था और इसके लिए वो अलग-अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे और जो रमेश के साथ वो काम कर रहे थे, वो भी रमेश को नहीं पता था लेकिन वो इसी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, वो ये करना चाहते थे कि अ, क्या करना चाहते थे कि जो ये सारी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड
ये जो केमिकल्स थे, उन केमिकल्स के साथ ये सारी प्रोसीजर करते रहे थे। तो केमिकल्स में थे कौन-कौन से केमिकल थे? तो पहला था आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, फिर था सल्फर डाइऑक्साइड, एमोनिया, क्लोरीन और मिथाइल बेंज़ेनेमाइन। इन सारी चीज़ों को मिला के और स्पेशल उनका एक और स्पेशल सब्सटेंस था, तत्व था एक ऐसा जिसको बोलते हैं Na। इसके बारे में उन्हें कभी किसी को नहीं बताया था और ना ही उन्होंने प्रोफ़ेशनली इसको दर्ज कहीं पे करवाया था। ये एक ऐसा तत्व था जिसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जानते थे, जिसको Na बोला जाता था। ये सोडियम की बात नहीं हो रही है, मैं कैपिटल Na की बात कर रहा हूँ, इसका फुल फ़ॉर्म कुछ और है। लेकिन ये एक ऐसा केमिकल था जो प्रोफ़ेसर एक्स ने खुद बनाया था, जिससे क्या होता है कि इंसानी दिमाग के साथ जो वो करना चाहते थे वो कर सकें। तो इसलिए इस पूरी सिचुएशन को क्रिएट करने के बाद प्रोफ़ेसर एक्स ने क्या किया कि इस सारी प्रोफ़ेसर्स इन सारे केमिकल्स को मिक्स किया और एक सीरम बनाया और फिर ये सीरम का जो है वो टेस्टिंग किसी एक इंसान के ऊपर करना चाहते थे कि क्या उस इंसान का दिमाग को हम अलग कर सकते हैं और अलग करके किसी रोबोट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो वही प्रोसीजर जो है वो रमेश के साथ करना चाहते थे। अब उन्होंने रमेश को क्यों चुना इस चीज़ के लिए? क्योंकि किसी भी तरीके का जो दिमाग है वो यूज़ करना चाहते थे और दिमाग जो है वो किसी रोबोट में डाल के इस्तेमाल करना चाहते थे। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट दिमाग की ज़रूरत थी और क्योंकि रमेश रसायन शास्त्र में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए रमेश का दिमाग जो है वो बहुत अच्छे से काम करता था। ये प्रोफ़ेसर एक्स जान चुके थे और अपने इसी षड्यंत्र के लिए वो रमेश के दिमाग को जो है निकालना चाहते थे और उसके ऊपर जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या रमेश के साथ वो काम कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने रमेश को बेहोश करके मौका देख के पूरी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जहाँ पे उस उन्होंने रमेश के अंदर वो सीरम जो उन्होंने केमिकल्स मिक्स करके खुद का जो बनाया था सीरम वो रमेश की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया और 3-4 दिन तक उन्होंने वेट किया, रमेश बेहोश रहा। फिर तीसरे चौथे दिन रमेश थोड़ा-सा अनकॉन्शियस था, उठा रमेश की हालत जो है वो मेडिकली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से साँसें ले पा रहा था, मुश्किल से जी पा रहा था। उसको डायरिया हो रहे थे, उसको उसका जो है एक तरीके से नसों में बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रहा था और यहाँ तक कि उन 4 दिनों में रमेश ने पानी भी नहीं पिया था, खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। उसके बावजूद भी रमेश का जो है वो वज़न बढ़ रहा था, शरीर बढ़ रहा था और ये देख के प्रोफ़ेसर एक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इन चीज़ों को ऐसे ही चलते देने जा रहे थे। वो रमेश को कुछ खिलाने-पिलाने की कोशिश करते थे लेकिन वो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती थी। वो सब कुछ बाहर ही फेंक देता था, कुछ भी अंदर जाता ही नहीं था। तो वो थोड़ा-सा बहुत चिंतित भी थे और रमेश ना बाथरूम जाता था, ना ही उसको किसी भी तरीके की जो उसके शरीर से कोई चीज़ बाहर आती थी। उसके बावजूद भी रमेश जी पा रहा था। तो ये चीज़ प्रोफ़ेसर एक्स को भी समझ नहीं आ रही थी लेकिन 8वें-9वें दिन जो है रमेश की जो स्किन पर है कुछ अलग-अलग तरीके के दाग-धब्बे दिखने लग गए। और फिर 12वाँ-13 और दिन रखने के बाद प्रोफ़ेसर एक्स ने जो पूरे टेस्टिंग किए रमेश के ऊपर कि रमेश की सिचुएशन या हालत है क्या? तो कुछ मेडिकल टेस्ट करने के बाद प्रोफ़ेसर एक्स को पता चला कि रमेश को स्किन कैंसर हो चुका है। और ये सुन के प्रोफ़ेसर एक्स बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आया कि ये चीज़ कैसे हो गई? क्योंकि वो तो दिमाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये स्किन कैंसर कैसे हो गया? फिर उन्हें थोड़ा बहुत काम करने के बाद समझ में आया कि ये जो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड उन्होंने रमेश के शरीर के अंदर डाला था, उसकी ये जो है एक साइड इफ़ेक्ट हुई है, आड़ असर हुई है। और इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने रमेश के दिमाग को जितना जल्दी हो सके उसके शरीर से निकालने के बारे में सोचना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जो रमेश का दिमाग है, वो जिस चीज़ के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो चीज़ हो रही थी। रमेश का दिमाग जो था वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था। वो अपने आप में ही एक जीवन को विकसित कर रहा था कि जिससे अगर ये जीवन पूरी तरीके से विकसित हो जाए, तो इसको रमेश के शरीर से बाहर निकाल के भी उस दिमाग को ज़िंदा रखा जा सके। तो ये चीज़ हो रही थी लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी और क्योंकि रमेश को अब स्किन कैंसर हो चुका था और कोई क्योर और दवाइयाँ उसकी शुरू नहीं थी, यहाँ तक कि वो कुछ खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, उसके बावजूद भी 21-22 दिन से वो ज़िंदा था। तो उनको अब ये समझ में आ रही थी कि रमेश इस तरीके से ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाएगा और वो मर जाएगा। तो ये जो दिमाग की प्रोसीजर है वो बहुत धीरे-धीरे होगी तो रमेश जो है कि दिमाग जो है वो उनके काम नहीं आने वाला ये चीज़ उनको समझ आ चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यही प्रयोग अब वो दोबारा किसी दूसरे पे करेंगे और ये जो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वाली गलती है इसको वो सुधार लेंगे और फिर से इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। और तब शायद ये चीज़ हो जाए क्योंकि तब उनको इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता नहीं था लेकिन अब उनको इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता है। तो इसलिए उस चीज़ को उन्होंने सुधारने के लिए क्या किया रमेश को
ज़िंदा जो है उसी कॉलेज के बाहर एक सुनसान जगह पे उन्होंने दफ़ना दिया। रमेश को ज़िंदा दफ़ना दिया और सोचा कि अब ये कुछ दिनों में ही मर जाएगा और उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया। अब क्योंकि रमेश के पिता जो थे वो आर्मी में थे, इसलिए अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए थे और रमेश के पिता को ये भी नहीं पता था कि उनका बेटा जो है वो हॉस्टल में क्यों है और किस वजह से है। उन्हें यही लगा था कि रमेश अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे रुका है। प्रोफ़ेसर एक्स के बारे में रमेश ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया था। ये प्रोफ़ेसर एक्स बहुत अच्छे से जानते थे। उनकी पूरी अच्छी तरीके से प्लानिंग थी कि किसी को भी कुछ नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग अगर सक्सेसफुल हो भी जाता तो भी रमेश को तो वो मारने ही वाले थे, क्योंकि दिमाग निकल जाएगा तो फिर रमेश तो वैसे ही मर जाएगा। तो रमेश की बॉडी को ठिकाना लगाना है और किसी को कुछ भी ना पता हो कि रमेश एक्चुअल में गया कहाँ। और उसकी दादी माँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बीमार ही रहती हैं, तो वो रमेश के बारे में ज़्यादा कुछ सोच या समझ के इस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा जानकारी हासिल कर ही नहीं पाई। तो क्या हुआ, 2 महीने निकल गए, वैकेशंस ख़त्म हुए, फिर से स्कूल शुरू हुए। तो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे जो स्टाफ थे उन्होंने पूछने की कोशिश की कि रमेश कहाँ है? तो उन सबको भी नहीं पता था कि रमेश जो है वो यहाँ पर रुका था प्रोफ़ेसर एक्स के साथ ये सारे प्रयोग करने के लिए। तो उन सबको ये लगा कि रमेश जो है वो अब पढ़ाई यहाँ पे नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार बन चुका है, तो अब वो कहीं और ज़्यादा बड़ी कॉलेज या बड़ी जगह पढ़ने के लिए चला गया होगा। यही उन्होंने सोचा और समझा और समझने की कोशिश की। और उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की रमेश के पिता को, लेकिन रमेश के पिता जो है एक मिशन पे थे, इस वजह से उनका कॉन्टैक्ट भी नहीं हो सका। तो फिलहाल रमेश की कहानी जो थी वो पूरी तरीके से दब गई। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से उस पूरे स्कूल और कॉलेजेस में अलग-अलग तरीके की घटनाएँ होने लगी। जैसे कि कुछ बच्चों की जो है पहले हाथ टूट जाते थे, पैर टूट जाते थे, कोई उन्हें धक्का दे देता था या क्या उनके साथ कभी होता था, कोई रात को कुछ ऐसी चीज़ें देख लेता था जो उन्हें बहुत ज़्यादा डरा देती थी। ये हॉस्टलर्स के साथ, वॉचमैन के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ होने लगा। और हद तो तब हो गई जब एक दिन में 4 बच्चों की मौत हो जाती है। किसी ने उनको पूरी तरीके से काट-पीट के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। किसी बच्चे के ऊपर तेज़ाब छिड़क के उसे मार दिया गया था। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल से उसकी मर्डर हो चुका था। तो फिर ये सारी चीज़ें होते देख प्रोफ़ेसर एक्स थोड़े से डर गए और उन्हें लगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और जब इन्होंने इस चीज़ की जाँच-पड़ताल करने की कोशिश की और कुछ सीसीटीवी कैमराज़ के थ्रू और थोड़ी बहुत प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, तो उन्हें समझ में आया कि ये सारी चीज़ें रमेश खुद कर रहा था। ये चीज़ सुन के थोड़ा-सा उन्हें अजीब भी लगा, वो डरे भी और सबसे ज़्यादा तो वो शॉक हो गए कि रमेश ये कैसे हो सकता है? रमेश को स्किन कैंसर था, उसके बावजूद भी रमेश अभी तक ज़िंदा कैसे है? ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें ही जानने के लिए उन्होंने फिर से एक प्लान बनाया। उन्होंने रमेश को खुद की लोकेशन दी और रमेश के थ्रू बेसिकली उन्होंने कुछ इस तरीके की हिंट्स दी, अलग-अलग तरीके के बाहर पोस्टर्स लगाए कि प्रोफ़ेसर एक्स यहाँ पर रहते हैं, प्रोफ़ेसर एक्स ये प्रोग्राम इस टाइम पे रात को करने वाले हैं, ये वगैरह चीज़ें प्रोफ़ेसर एक्स करते हैं। तो रमेश जब बाहर घूम रहा होगा रात को, तो रमेश ने भी ये चीज़ देखी होगी, तो उसे भी समझ में आया कि प्रोफ़ेसर एक्स अकेला रात को यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो वो भी अपने गुस्से में था, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि उसके साथ ये सारी चीज़ें प्रोफ़ेसर एक्स की वजह से ही हो रही थी। तो फिर वो रमेश जो है उन सबको मारने के लिए प्रोफ़ेसर एक्स को मारने के लिए वहाँ जाता है उसकी लैबोरेटरी में। लेकिन प्रोफ़ेसर एक्स का ये बिछाया हुआ एक जाल था जिसमें रमेश अब फँस चुका था और प्रोफ़ेसर एक्स धोखे से रमेश के पेट में खंजर घोंप देता है और रमेश वहीं बेहोश होके गिर जाता है। और फिर प्रोफ़ेसर एक्स उसके ऊपर पूरी त और अब प्रोफ़ेसर एक्स को लगता है कि रमेश मर चुका है और उसके ऊपर भी वो रमेश के मुँह में कुछ ज़हर और पॉइज़न तो डाल ही देते हैं। हालाँकि वो ज़हर यहीं पे तैरता रहता है, रमेश उसको भी खटकता नहीं है, क्योंकि उसका शरीर वैसा का वैसा ही है। वो ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है और ना ही कुछ बाहर निकाल रहा है। ये चीज़ देख के वो थोड़ा-सा डर गए थे, क्योंकि रमेश का पूरा लुक जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका था। उसकी जो स्किन थी वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। पूरे-पूरे डॉट्स-डॉट्स, दाग-धब्बे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पिज़्ज़ा की जब हम स्लाइस खाते हैं तो चीज़ कैसे ऐसे निकल के आता है, उस तरीके की उसकी पूरी स्किन हो चुकी थी। और उसके जो ऑर्गन्स थे वो भी थोड़े बहुत बाहर से विज़िबल थे, लेकिन उनके ऊपर एक येलो कलर की एक अलग तरीके की लेयर आ चुकी थी, जो कि नॉर्मल ह्यूमन्स के अंदर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें देख के प्रोफ़ेसर एक्स ने उसके ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च की, छुपा के लैबोरेटरी के अंदर अकेले-अकेले। और जब ये सारी पूरी रिसर्च उन्होंने की, तो उन्हें ये समझ में आया कि रमेश के साथ क्या हुआ है। रमेश का जो दिमाग है, जो वो डेवलप किया जाता है कि बिना
शरीर के भी जो है वो दिमाग ज़िंदा रह सकता है और वो फुल्ली तरीके से डेवलप हो जाता है। तो उनकी वो जो खोज थी वो सक्सेसफुल हो चुकी थी क्योंकि रमेश का दिमाग जो था वो ज़िंदा था, बिना रमेश के शरीर के। और रमेश का जो पिघला हुआ थोड़ा बहुत शरीर था वो भी जैसे-तैसे चल रहा था और उसी दिमाग और उसी केमिकल्स का इस्तेमाल करके दिमाग ने क्या किया था, क्योंकि दिमाग की अब जो सोचने की और समझने की और केमिकल्स को लेके जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच चुकी थी। तो उसी दिमाग ने रमेश के शरीर के लिए ज़िंदा रखने के लिए अपने आप में ही एक येलो कवर बना लिया था जिससे उसके सारे ऑर्गन्स सुरक्षित थे। उन्हें ऑक्सीजन भी मिल पा रही थी और उन्हें वो सारी चीज़ें मिल पा रही थी जो एनर्जीज़ थी, अलग-अलग तरीके की चीज़ें थी। वो भी अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट्स या अलग-अलग चीज़ों में से उसको एनर्जी भी मिल पा रही थी जिसकी वज़ह से वो ज़िंदा था। और ये देख के थोड़ा-सा प्रोफ़ेसर एक्स बहुत ज़्यादा खुश भी हुए और थोड़ा बहुत शॉक भी हुए कि उन्होंने आखिरकार फ़ाइनल में ये चीज़ की खोज कर ली कि बिना शरीर के भी दिमाग को ज़िंदा रखा जा सकता है और उस दिमाग की जो शक्ति है, जिस भी दिमाग के अंदर हम ये प्रयोग करेंगे, वो दिमाग जिस भी चीज़ में अच्छा होगा, वो 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा समझदार बन जाएगा। मतलब तुम सोचो रमेश जो है वो रसायन शास्त्र का बस एक ब्रिलिएंट स्टूडेंट था और अभी उसने रसायनों का इस्तेमाल करके अपने शरीर के लिए, खुद के लिए अपना एक ज़िंदा कवर बना लिया। इस लेवल पे उसके दिमाग की शक्ति बढ़ चुकी थी। और ये सारी चीज़ें करते वक़्त प्रोफ़ेसर एक्स ने लाइन बोली थी क्योंकि अब वो रमेश के दिमाग को निकालने वाले थे और रमेश को मारने वाले थे। तब क्योंकि रमेश जो मर चुका था मतलब मार के उसको ख़त्म करने वाले थे कि उसका सारा किस्सा ख़त्म हो जाए, जला के ख़त्म कर दो भाई साहब, उसको राख में मिला दो। तो इस वक़्त वो दिमाग निकालने वाले थे और तब उन्होंने एक लाइन बोली कि उन्होंने ही इस राक्षस को पैदा किया था और वही इस राक्षस को मारेंगे। और जो ह्यूमैनिटी की जो है एक बहुत बड़ी खोज होगी, वो आज पूरी हो चुकी है और इसके बाद जो है ह्यूमैनिटी सेम नहीं रहेगी, हम और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएँगे। हम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएँगे, हम हर एक दुनिया पे राज करेंगे क्योंकि अब हमें मारा नहीं जा सकता। अब हमारा शरीर अगर मर भी जाए तो भी हमारा दिमाग ज़िंदा रहेगा, हम किसी भी तरीके की जंग को जीत सकते हैं और हमारे दिमाग की जो पावर है वो 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ, बस इस सारे एक पूरे केस में एक बात हुई कि रमेश की बलि चढ़ानी पड़ी। और ये सारी चीज़ें ही वो जैसे ही करके आगे बढ़ रहे थे, तब एक ऐसी चीज़ हुई जो प्रोफ़ेसर एक्स ने इमेजिन नहीं की थी। रमेश ज़िंदा था। रमेश फिर से उठ गया और रमेश ज़िंदा था और ये प्रोफ़ेसर एक्स देख के पूरी तरीके से चूक गए। लेकिन इस वक़्त रमेश ने कोई गलती नहीं की, रमेश ने सीधा काँच उठाया और प्रोफ़ेसर एक्स को ख़त्म कर दिया। प्रोफ़ेसर एक्स की वहीं की वहीं डेथ हो गई और रमेश जो है वो क्यों ठीक हुआ? क्योंकि रमेश की बॉडी के ऊपर जो येलो लेयर बन चुकी है और केमिकल्स जो उसके शरीर के अंदर थे, रमेश अगर साँसें नहीं लेगा, रमेश अगर खाएगा-पिएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, उसके बावजूद भी रमेश जो है वो ज़िंदा रह सकता है। ये ताकत उसको मिल चुकी है। और इसी वजह से जो खंजर खूँपा गया था और 3-4 दिन प्रोफ़ेसर एक्स ने उसके ऊपर रिसर्च में गँवाए, तब रमेश ने खुद को क्योर कर लिया और फिर से रमेश ने अपने अंदर जान ला ली और प्रोफ़ेसर एक्स को ख़त्म कर दिया। और इसके बाद रमेश एक ऐसी जगह पे चला गया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता और रमेश के बारे साथ उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता क्योंकि अब वो लौट के अपने घर नहीं जा सकता था। क्योंकि जो उसके साथ हुआ था, उसके बाद अब वो इंसानों के बीच में तो रहने के लिए नहीं बना था, वो ये जानता था। और प्रोफ़ेसर एक्स की इस फ़िलॉसफ़ी को भी वो उतना सीरियसली नहीं मानता था कि ये ह्यूमैनिटी के लिए खोज होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए हज़ारों लोग या करोड़ों लोग जिनके ऊपर भी ये सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, उन सबको कहीं न कहीं देखा जाए तो उनके शरीर को मारना पड़ेगा। या इसकी पता नहीं इसके ऊपर क्या ही भयानक फ्यूचर्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए रमेश कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी समझा नहीं, कुछ बोला नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं। बस प्रोफ़ेसर एक्स की अगले दिन वहाँ पे लाश मिली और क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ सेम चीज़ हो रही थी और पुलिस इसकी जाँच-पड़ताल कर रही थी, लेकिन पुलिस को अब तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि रमेश को कोई ढूँढ ही नहीं सकता क्योंकि रमेश एक्ज़िस्ट भी करता है या नहीं करता, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और प्रोफ़ेसर एक्स की मौत भी लोगों को यहीं लगा कि जो इन सारे डेथ्स के पीछे है वहीं इनके पीछे भी है, तो वो बस जाँच करते रहे और उनको भी कुछ नहीं मिला और ये कॉलेज जो है वो कुछ टाइम के बाद बंद हो गई। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी जो मैंने खुद लिखी है, ये पूरी तरीके से फ़िक्शन है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, ये मेरी खुद की लिखी हुई एक कहानी थी जो मैंने आपको एक पॉडकास्ट के थ्रू सुना दी। अब हर रोज़ मैं जो है एक नई-नई कहानी लेके आता रहूँगा मेरे पॉडकास्ट के ऊपर। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को हम मार रहे। थैंक यू।